और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। दिल्ली से बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है, वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई के एक ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या का कारण यह है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई थी, उसके बाद उनके लॉकर पर भी रेड डाली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे जब लॉकर पर रेड डाली गई तब भी महज 50 से 60 हजार रुपए मिले, लेकिन दिल्ली जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो तमाम जो लोग हैं उनकी जांच की जा रही है। और हाल फिलहाल में केंद्र सरकार यानी सीबीआई जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है, उनको भेजा जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अरेस्ट वारंट जब तक नहीं अधिकारियों के माध्यम से नहीं दिया जाएगा तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और सीबीआई के एक अधिकारी पर दबाव बनाया गया और दबाव में बनाने के बाद कहीं ना कहीं उनको इतना प्रेशर दे दिया गया कि वो आत्महत्या को मजबूर हो गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यही आरोप लगाया, उसके बाद आतिशी ने भी यही कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने के लिए लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर साजिशन जो है तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और लगातार हमारे नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे आरोप पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार है कि आम आदमी पार्टी लगातार मनगढ़ंत कहानियां बनाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने आधार पर बिना किसी तथ्य पर कुछ भी बोलती है। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिरकार क्या ये जो आरोप सीबीआई के ऑफिसर की आत्महत्या के पीछे की जो कहानी मनीष सिसोदिया ने सुनाई है, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप सही है और इस किस आधार पर लगाए गए हैं, यह भी बहुत देखने वाला होगा। और इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी कोई जानकारी ऐसे सामने रखेगी या कोई परिजनों की कोई जानकारी के आधार पर आम आदमी पार्टी ये सब कुछ बोल रही है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी मोहर लगना बाकी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी हो चुकी है। आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि आखिरकार इसका कितना असर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लग रहा है, क्योंकि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पर कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों की चाबुक चली है, क्योंकि सीबीआई की जांच पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जगह जगह पर देखने को मिली है। अब देखना यह है कि आरोप जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आरोप यह भी है कि ऑपरेशन लोटस के तहत तमाम विधायकों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ में विधायकों को खरीदने की बात कही जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए आम आदमी पार्टी के पीछे। और अब मनीष सिसोदिया एक बार क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा है। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को जिसका मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। इस घटना से मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए। इससे घर जोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते हैं।
अब हम सीधे मनीष झा के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज की बड़ी खबरों में झारखंड से क्या कुछ खास है, क्योंकि दिल्ली से जो खबरें हैं वो हमने आपको रूबरू करवाएं। केशव मोहन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झारखंड में लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। हम दोनों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इस बीच दर्शकों को यह भी खबर दिखाया था कि सत्ता पक्ष महागठबंधन के जितने विधायक हैं सभी को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं रायपुर गए थे और आज सभी को लेकर सीधे विधानसभा पहुंचे, जहां विशेष सत्र होना था। इस समय दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाहर प्रदर्शन करते रहे और आरोप लगाते रहे कि शासन प्रशासन के मामले में सरकार फेल है, नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अंदर में सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी एवं यहाँ तक कि गवर्नर हाउस से भी होता रहा है ताकि सरकार अस्थिर किया जाए। यहाँ तक आरोप लगाया कि विधायकों को खरीद फरोख्त की भी बात चल रही थी और इसे रोकने के लिए हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन के अगुवाई में सभी विधायक एकजुट हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको पहले सुनाते हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसके बाद आपको सुनाएंगे कि क्या रहा है यहाँ की गतिविधि। चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से भेदकर नहीं होगा। महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? सामने सामने। और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इसलिए चूहों की तरह ओछी काम मत करें, छोटे छोटे कुतरने का बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए। और आज देख लीजिए राज्य की जनता के चेहरों पर आम नागरिकों के से बात करके जाके देखिए, दंगा करके किसी का भला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आग लगा करके कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता और देश का प्रधानमंत्री जो देश के आधे राज्यों से लड़ रहा हो, उससे द्वंद्व कर रहा हो, देश का खाक विकास। जैसा कि आपने सुना कि स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री एवं गवर्नर हाउस से सरकार अस्थिर करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 41 विधायक ही चाहिए विश्वास मत हासिल करने के लिए। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में राज्यपाल की ओर से क्या उस पत्ते को खोला जाता है, उस लिफाफे को खोला जाता है जो निर्वाचन आयोग की ओर से मिला है। परंतु यह तो स्पष्ट है, जैसा कि उनके भाषण से लगा, कि हेमंत सरकार स्थिर है। ये थी झारखंड की प्रमुख खबरें। अब हम आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां नवीन छावड़ा स्वयं मौजूद हैं वहां का अपडेट सुनाने के लिए। ओवर टू यू नवीन। शुक्रिया। बिल्कुल। और पंजाब की अगर बात करें तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो राज्य के अंदर कच्चे तौर पर काम कर रहे हैं अध्यापक, उनको आज बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस था। पूरे देश के अंदर ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन आनंदपुर साहब जहां से पंजाब के जो शिक्षा मंत्री है हरजोत सिंह बैंस वहां से आते हैं, वहां पर आज एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और वहां पर मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा ऐलान किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंदर करीब जो 8750 जो कच्चे जो अध्यापक हैं जो पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग पोस्टों पर काम कर रहे हैं, उनको अब पंजाब सरकार जो है वो रेगुलर करेगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने आज एक और बड़ा तोहफा अध्यापकों को दिया है, क्योंकि यूजीसी का जो 7वां पे स्केल है उसको लागू करने की जो मंजूरी है वो भी पंजाब सरकार ने दे दी है। 1 अक्टूबर से यूजीसी का वो जो स्केल है वो पंजाब के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से जो लगातार
और यहाँ पर पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे, लगातार वो काम कर रहे थे कि अध्यापकों को पक्का नहीं किया जा रहा। लगातार पंजाब के अंदर जो सीएम की संगरूर के अंदर कोठी है वहां पर घेराव किया जा रहा था। चंडीगढ़ के अंदर कई बार सीएम और शिक्षा मंत्री का घेराव किया गया, उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा था। लेकिन आज जब पूरा देश शिक्षा दिवस मना रहा था, टीचर डे मना रहा था, तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के जितने भी कच्चे अध्यापक हैं जो पिछले 10-12 साल से, 15 साल से या 18 साल से जो पंजाब के शिक्षा विभाग के अंदर सेवाएं दे रहे थे, उनको रेगुलर करने का ऐलान कर दिया। और जल्दी पंजाब सरकार ने यह वादा किया है कि जल्दी हम उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी पंजाब सरकार उसका रिलीज कर देगी और जल्दी उन तमाम अध्यापकों को रेगुलर तौर पर जो नियुक्ति पत्र जो है वो भी जल्दी दे दिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पंजाब सरकार जो लगातार प्रयास कर रही थी, पंजाब सरकार लगातार घोषणाएं कर रही थी, उसको लेकर आज एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला पंजाब सरकार, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से लिया गया है। और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो 36,000 कच्चे मुलाजिम पक्के करने की बात हो रही है, जिसको लेकर लगातार जो बैठकें थी वो लगातार हो रही है, उसको लेकर भी अब जल्दी पंजाब सरकार फैसला लेगी। क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जो है 5 बैठकें अभी तक पूरे पंजाब के अंदर हो चुकी है और कैबिनेट सब कमेटी के अंदर अब इस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि एक एक विभाग के अंदर कैसे जो स्थायी नियुक्तियां हैं उनको अमली रूप दिया जाए। क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें कच्चे मुलाजिम काम कर रहे हैं, कई सालों से उनकी मांगे लटकती आ रही थी। लेकिन पंजाब सरकार जो अभी मौजूदा है, जब सत्ता के अंदर नहीं थी, विपक्ष के अंदर नहीं थी, तभी आम आदमी पार्टी ने बहुत ये जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि पंजाब के अंदर जो अस्थायी तौर पर नियुक्तियां, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नियुक्तियां हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। और अगर उनकी सरकार आती है तो वो रेगुलर नियुक्तियों को तरजीह देगी। हालांकि पिछली सरकार जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी एक ये फैसला लिया था कि पंजाब के अंदर कोई भी नियुक्ति है, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तौर पर नहीं होगी, उनको रेगुलर भर्ती किया जाएगा। और उसी चीज को अब पंजाब की जो मौजूदा मान सरकार है वो भी उसको जो रेगुलर है उसको रख रही है। और यही कारण है कि पंजाब सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर किसी भी विभाग के अंदर जब नई नियुक्ति होगी, जब नए कर्मचारी रखे जाएंगे, जब कोई भी इश्तिहार निकाला जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्तियां नहीं होंगी, सीधे तौर पर चाहे उनको डीसी रेट दिया जाए या रेगुलर बेस पर उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन विभाग या सरकार सीधे तौर पर अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेगी, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होगा। तो एक बड़ी गारंटी आज पंजाब के जो अध्यापक थे उनके साथ, तो ये आज मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा ऐलान था। लेकिन आनंदपुर साहब ने कहा कुछ मुख्यमंत्री बोले जब उन्होंने तोहफा दिया पंजाब के अध्यापकों को, आइए पहले वो भी सुन लेते हैं। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ टीचर्स डे है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने आज टीचर्स को एक बड़ा तोहफा दिया और उन्होंने साफ कहा कि जल्दी नोटिफिकेशन होगा, अधिसूचना पंजाब सरकार जल्दी जारी करेगी। लेकिन अध्यापकों को आज एक बहुत बड़ा तोहफा पंजाब सरकार, पंजाब की भगवंत मान जो सरकार है उसकी तरफ से दिया गया। तो पंजाब से आज की बड़ी खबर थी यही। सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून। यहाँ पर मेरे सहयोगी जो संचित है वो आज की बड़ी खबर देहरादून की आपको बताएंगे। ओवर टू संचित।
देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के जो उत्तराखंड में हरिद्वार लोगों ने उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावी मोड़ में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो साफ तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो आप देखिए, इस बार भी जो निकाय चुनाव की जो डेट निकल के आई है उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कहें कि जो पार्टी में चुनाव के हकदार हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनके लिए खुशी का मौका था। और साथ ही साथ आप देखिए लगातार इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जो पहली तैयारी थी उसको आज उन्होंने पटल पर उतारा और कहें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने एक बड़ा टक्कर देने का काम किया है, कहें कि बड़ी चूक पहुंचाने का काम किया है। आज उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण से जो लोग हैं या कहें जो वहाँ के नेता थे उनको जोड़ने का काम किया। साथ ही साथ जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो सांसद है हरिद्वार से और पूर्व में कैबिनेट जो पूर्व मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने आज हरिद्वार ग्रामीण से कई ऐसे नेताओं को, दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी पहली जो कहीं की पहला जो ताशा है वो खोल चुकी है। और आप देखिए कि बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां थी उससे कांग्रेस के ऊपर फिर से बड़ा असर पड़ेगा। और आप देखिए कि लगातार जो कांग्रेस जो तैयारियां कर रही थी उसमें अब फेल होती कांग्रेस फिर से नजर आएगी। जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो उसको गंभीरता से लेती है। और आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निकाय चुनाव है उसकी तैयारी कर दी और आप देखिए गुटबाजी में बड़ा प्रहार उन्होंने किया है। तो कांग्रेस के अंदर एक बौखलाहट देखने को मिलती है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो छोड़ने की नीति पर भरोसा रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो हर व्यक्ति का सम्मान करती है। जो भी व्यक्ति तो अन्य दलों से नाराज है वो उनकी पार्टी में आकर के शामिल होती है। और आप देखिए कि आज प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे, पूर्व विधायक देशराज खरवाल वहां पर मौजूद रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर तमाम जो भीड़ थी हरिद्वार ग्रामीण से आने वाले लोगों की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको लेकर के जो अपना पहला प्रहार था वो कर चुकी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली तैयारी किया, कहीं जो पहला जो उन्होंने कार्ड खेला है इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनाधार हरिद्वार क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसमें जो बाइट है वो दिखाएंगे आप क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अलग अलग चरणों में विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ सभी के साथ वार्ता कर रहे हैं। उसके संदर्भ में बैठकें चल रही हैं और उसके बाद हम अब लखनऊ से हमारे जो साथी हैं अंकुश जायसवाल बड़ी खबर बताएंगे, वो अंकुश। शुक्रिया संचित, नमस्कार, मैं अंकुश जायसवाल। और आज की बड़ी खबर को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की आज बड़ी खबर है, लखनऊ, राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में आज सुबह जो बड़ी एक घटना हुई है, हृदय विदारक घटना जिसको कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लिवाना होटल है जिसमें सुबह आग लग जाती है। सुबह करीब 7-7:30 बजे के करीब आग लगती है और उसके बाद एकाएक आग इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है कि विकराल रूप ले लेती है। उसके बाद तमाम वहां पर यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, आधा दर्जन जो है करीब एम्बुलेंस पहुंचती है। दमकल की गाड़ियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और सुबह करीब जो 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है वो करीब 1 से 1.5 बजे तक लगातार चलता रहता है। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी जो है अभी की अगर आपको बता दें तो 5 जो है कैजुअलिटी हो चुकी है, यानी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं जिनको
सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहां एडमिट कराया गया है, उनको वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और सभी का हालचाल जाना, जो वहां पे घर भर्ती थे उन सभी का हालचाल जाना, और तुरंत ही एक तत्काल जो है उनके निर्देश के बाद जो है एक जांच कमेटी गठित हुई है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें खुद कमिश्नर लखनऊ की है और जो है एसपी सूरत का जो कमिश्नर लखनऊ पुलिस है, वो उन दोनों के स्तर पे जो है इस कमेटी का गठन किया गया है, दोनों द्वारा जांच की जाएगी। लेकिन जो सुबह, एक बार आपको बता दें कि जो सुबह जो रेस्क्यू चला उस दौरान काफी जो है हड़कंप सा मचा था, क्योंकि वहां पर जो आग लगी थी, कहीं से भी फायर जो सिस्टम होता है होटल के अंदर लगा हुआ था वो नहीं काम करता हुआ पाया गया। यही कारण है कि कहीं न कहीं आग ने विकराल रूप लिया और इतनी कैजुअलिटी हुई और इतने लोग हॉस्पिटलाइज हुए। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार होटल जो कि नक्शा पास करता है लखनऊ विकास प्राधिकरण, आखिरकार उसने कैसे, अगर पास हुआ है नक्शा तो कैसे पास कर दिया। और वही बात की जा सकती है फायर सिस्टम की, तो आखिरकार एनओसी कैसे मिल गई, एनओसी कैसे मिल गई, क्योंकि फायर सिस्टम वहां पूरी तरह से ध्वस्त थे, खराब थे। अगर ऐसा होता तो जो है समय रहते ही चीजों को कंट्रोल में किया जा सकता था, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ नहीं था। तो कुल मिला के ये है कि ये जिसके बाद से लगातार जो है पूरे दिन ये जो है लोग वहां पे पहुंचते रहे, जिनकी डेथ हो गई उनके परिवारीजन जो है वहां मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति बहुत ही भयावह थी। अब इसी खबर पर हम चलेंगे, हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी जो इस खबर से संबंधित जानकारी देंगे। ओवर टू यू अनूप। बहुत शुक्रिया अंकुश जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुए कांड के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एलडीए है, लखनऊ विकास प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट पर कि आखिर कैसे बड़े बड़े होटल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में। एक बार फिर लखनऊ में हुए इस अग्निकांड ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि लखनऊ में तमाम जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी अकर्मण्यता के चलते तमाम अवैध रूप से होटल संचालित हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक चारबाग इलाका है, अकेले चारबाग मोहल्ले में करीब 425 होटल हैं। आपको बता दें कि ये संख्या एक मोहल्ले में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सिर्फ देश ही नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड है कि एशिया में सबसे ज्यादा होटल चारबाग में संचालित हो रहे हैं और इनमें 70% होटल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में होटल कारोबार का क्या हाल है, और जो बाहर से टूरिस्ट लखनऊ आते हैं वो अपनी जान पर खेलकर लखनऊ के होटलों में रह रहे हैं। कुल करीब 1500 से ज्यादा लखनऊ में होटल हैं, और इन 1500 से ज्यादा होटलों में अगर हम फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो करीब 50% होटलों के पास ही फायर विभाग की एनओसी है, यानी कि दमकल विभाग की तरफ से मानकों के अनुरूप जो व्यवस्थाएं होटल में होनी चाहिए वो लखनऊ के आधे होटलों में ही है। दूसरा पहलू है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण होटलों के लिए जो मानक निर्धारित करता है उस मानक के अनुरूप लखनऊ में जो होटल हैं उसमें करीब 50% से कम ही ऐसे होटल हैं जिनका नक्शा पास है, उनके आसपास जगह छूटी हो, उनमें आपातकालीन खिड़की हो, आपातकालीन सीढ़ियां हो। तो लखनऊ के करीब 50% होटलों में ही हैं। करोड़ों रुपए का कारोबार है, अरबों रुपए का टर्नओवर है सालाना, लेकिन ये सब अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों में हाथ होता है जो एलडीए और फायर विभाग के घूसखोर अफसर होते हैं। आपको बता दें कि 2018 में लखनऊ के चारबाग में एसएसजे होटल में आग लगी थी और 7 लोग जलकर अपनी जान गंवा दिए थे। उस अग्निकांड में सो रहे थे, उन लोगों को पता ही नहीं चला और होटल में आग लग जाती है। आग लग जाने के बाद धुएं में उन्होंने दम तोड़ दिया और
7 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा। सरकार की तरफ से तमाम कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी सिर्फ सफर ही है, क्योंकि जो करीब 30 अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर दोषी पाए गए थे, उन 30 इंजीनियर है। हालांकि अब एक बार फिर से लखनऊ में जब लीवाना होटल में ये अग्निकांड हुआ, उसके बाद सरकारी महकमे जागे हैं और डीजी फायर व आवास विकास के तमाम अधिकारियों ने न सिर्फ लखनऊ में जांच शुरू कर दी है, बल्कि वाराणसी और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और होटलों में अब जांच शुरू हो गई है। लेकिन इसका क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता। अब हम चलेंगे लखनऊ के बाद हरियाणा, और हरियाणा में हमारे सहयोगी हैं संदीप गोयल, वो आपको दिखाएंगे कि हरियाणा की बड़ी खबर क्या है। ओवर टू यू संदीप। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं अब आपको बता दूं कि हरियाणा में लगातार जो है पंचायत चुनाव नजदीक है, लेकिन एक और बड़ी खबर जब सामने आई, जब जहां पर फरीदाबाद में पतंजलि के बनते घी को जो है उस पर एक बड़ी छापेमारी स्वास्थ्य विभाग और फरीदाबाद पुलिस ने की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े ब्रांड कैसे एक छोटी सी कारखाने में बनकर तैयार होते और उसके बाद बाजारों में बेचा जा रहा था। अब फरीदाबाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रात के दौरान जो कार्रवाई की गई, उसमें वहां पर बनाया जा रहा था और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड घी जो है वहां पर बनाए जा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं उस पर पुलिस की कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनको जेल भेज दिया गया है। 5 दिनों की रिमांड पर जो 2 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको लिया गया है, जिसमें अतुल गर्ग और ललित गर्ग को शामिल किया गया है। ऐसे में और भी जो है आगे आने वाले समय में कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है और कहा जा रहा है कि 5 दिन जो रिमांड पर लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और यह भी पूछा जाएगा कि आखिर कहां कहां पर वो माल बेचते थे और कहां से ये पूरा जो बनाने का सामान था या फिर जो पैकिंग के जो आइटम थे उनको कहां से खरीदते थे। हालांकि पुलिस की अभी जो जांच है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पुलिस ऐसी कई दुकानों तक पहुंचेगी जहां पर इस तरह के नकली आइटमों को बेचा जाता था और मोटा मुनाफा कमाया जाता था। ऐसे में फरीदाबाद में कई बार फरीदाबाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गई, लेकिन सबसे बड़ा खेप जो है इस बार पुलिस को मिला है और जिसमें अब तक 1200 किलो जो है घी को पुलिस बता रही है कि जब्त किया गया है। तो वहीं एक और मामला सामने आया था जहां पर नकली मैगी का मसाला बनाने वाली जो है कारखाने को भी पुलिस ने जो है काबू किया है। सीआईए पुलिस उसमें मौजूद रही थी और अब तो ये एक बहुत बड़ी जो है पुलिस की कार्रवाई इसको माना जा रहा है और जल्द और भी ऐसे जो है आगे दुकानों को जो है पुलिस तलाश रही है जिन पर कार्रवाई करने की फिराक में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तैयार है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।